हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी? इस टाइम पे आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन भी हो रही होगी, डर भी लग रहा होगा। तो इसी टेंशन और डर को निकालने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सारे चैप्टर वन शॉट में, जिसमें हम पूरी थ्योरी भी पढ़ लेंगे चैप्टर की, पूरा चैप्टर भी समझ लोगे और चैप्टर के जो PYQs हैं आप लोगों के 2025 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी सेट बने हैं सभी में से आपके जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे और उसके साथ साथ सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपने इतना पढ़ लिया ना, मतलब इतना कर लिया, थ्योरी कर ली और ये वाले जो जितने भी मैं आप लोगों को आज क्वेश्चंस बताऊंगी वो कंप्लीट कर लिए, तो मतलब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इससे ज्यादा कहीं से कुछ नहीं आएगा, इसमें से ही आपका पूरा पेपर बनने वाला है, मतलब इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो हम आज जो चैप्टर कवर करेंगे इस वन शॉट वीडियो में वो है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, सब अपना पेपर, पेन, नोटबुक ये सब और बुक, NCERT बुक साथ में लेके बैठो और हम आज इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अब ये वीडियो अटेंड करने के बाद और साथ साथ में सेल्फ स्टडी करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में से तो अब कुछ भी नहीं छूटेगा मेरा। ठीक है, तो सब लोग रेडी है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। अब ये फेडरलिज्म वर्ड क्या है? अब देखो बेटा, फेडरलिज्म जो है ये वर्ड बहुत कॉमन सा वर्ड है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। तो फेडरलिज्म होता क्या है? ये वो गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें अगर अपन बात करें कि जिसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो 1 लेवल से ज्यादा होती है, 2 लेवल भी हो सकती है, 3 लेवल भी हो सकती है, तो हम बोलेंगे कि मोर देन 1 लेवल। अब जैसे मैं आपसे पूछती हूं कि बताओ इंडिया फेडरल कंट्री है? कमेंट करो फटाफट, इंडिया फेडरल कंट्री है क्या? बताओ आप लोग। तो यस, इंडिया फेडरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना, एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर आप जब जिस भी स्टेट में रहते हो स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो मतलब एक लेवल से तो ज्यादा लेवल है ना गवर्नमेंट के, तो इसलिए इंडिया को फेडरल कंट्री बोला गया है। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and a various constituent units of the country। कि फेडरलिज्म वो फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें जो पावर होती है ना, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास तो होती है, उसके अलावा अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके पास भी रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारी कंट्री की बात करें तो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, ठीक है, एक तो सेंट्रल लेवल के पास पावर है, स्टेट लेवल के पास पावर है, और यहां तक कि हमारी कंट्री में तो और भी अदर लोकल लेवल के पास भी पावर डिवाइड की गई है। तो इंडिया फेडरल कंट्री है जहां पे जो डिवीजन होता है किसका, पावर डिवीजन, और डिसीजन मेकिंग जो पावर रहती है वो अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड रहती है। अच्छा ठीक है, ये तो आप समझ गए फेडरल गवर्नमेंट। इसको एक और फॉर्म क्या बोलते हैं जो आप लोगों ने पावर शेयरिंग में पढ़ा है? फेडरल गवर्नमेंट को हम एक और नाम से क्या, मतलब क्या आपका एक अनदर नेम है इस गवर्नमेंट के लिए, आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो जल्दी जल्दी बताओ कि अनदर नेम क्या है। अब देखो बेटा, फेडरलिज्म का मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गई। अब फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं, फेडरलिज्म की डेफिनेशन हमेशा उसके फीचर्स से कंप्लीट होती है। तो फीचर्स तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको फीचर्स याद रखने हैं। अगर आपसे फेडरलिज्म की डेफिनेशन पूछी जाती है तो फीचर्स उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट फीचर, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट के जो लेवल्स होते हैं वो 2 होते हैं या 2 से भी ज्यादा होते हैं। आप मोर देन 1 लेवल भी बोल सकते हो, जैसे अपनी कंट्री में सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। ठीक है, तो 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है तो उसे फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। लेवल्स को एक और वर्ड बोलते हैं बेटा, टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, TIERS, टियर्स ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच गवर्नमेंट हैव पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो जितने भी टियर्स होते हैं वो सारे टियर्स मतलब सारे लेवल
सेम सिटीजन को ही गवर्न करते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल ले, एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारे पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, और एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट, कोई सा भी स्टेट ले लो आप, जैसे राजस्थान लें, हम यूपी लें, बिहार लें। तो जब अपन बात करें कि सपोज अपन सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन देती है या कोई डिसीजन लेती है अपनी कंट्री के लिए, तो वो सब पर एप्लीकेबल होंगे। मुझ पर भी एप्लीकेबल होंगे, आप पर भी एप्लीकेबल होंगे। जैसे मैं राजस्थान के हो तो राजस्थान वाले लोगों पर भी एप्लीकेबल है, आप मध्य प्रदेश के हो तो मध्य प्रदेश वाले लोगों पर भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अपन बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया, तो वो किस पर एप्लीकेबल है? मुझ पर, राजस्थान के लोगों पर। एमपी की गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया तो वो किस पर एप्लीकेबल है? आप पर। तो इसका मतलब जितने भी लेवल्स हैं वो गवर्न तो उन्हीं सिटीजन को करते हैं ना। अब मुझ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डिसीजन अप्लाई होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी अप्लाई होगा, तो मतलब दोनों ही गवर्नमेंट के डिसीजन मुझे मानने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्या हो गया कि उनके सिटीजन तो सेम ही है ना, भले लेवल्स अलग अलग हैं, लेकिन वो लोग गवर्न सेम सिटीजन को करते हैं, इसीलिए यहां पे दे रखा है। अब बट ईच गवर्नमेंट हैव पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, लेकिन हर गवर्नमेंट के पास इंडिपेंडेंट पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी अलग है, और कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी या फिर उनके जो वर्क हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उस पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो सारे जो लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है बेटा, ये कीवर्ड है। Different tiers of government govern the same citizen, but each government have power independent of the other. ये सबके पास अपनी अपनी पावर है, कोई किसी की पावर में इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर मान लो, चलो मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि हमने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट रहेंगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट बना के काम करवाती, या फिर हम बोलें कि स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोल दिया वही उसे करना पड़ेगा, तो हम ऐसी गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोलेंगे? बताओ आप, तो क्या आप ऐसी गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोलोगे क्या? नहीं। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट बना के काम कर रही है, या फिर उनमें उनके वर्किंग में उनके डिसीजंस में इंटरफियर कर रही है, तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनिटरी हो जाती है, फेडरल नहीं रहती। हम डिफरेंस वैसे आगे पढ़ेंगे यूनिटरी और फेडरल का। नेक्स्ट, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है, जैसे अमेंडमेंट्स, आपने पढ़ा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए उन्हें क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट्स। तो अगर अमेंडमेंट्स करने हैं, तो क्या कोई सिंगल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है क्या? अमेंडमेंट करने के लिए किस किस की जरूरत होगी? दोनों ही। कभी भी एक लेवल से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा, हमें दोनों ही लेवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, जुडिशरी प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर, कि कभी कभी क्या होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई डिसीजन मेकिंग को लेके, कि बोले नहीं ये तो मेरा काम है, स्टेट बोले नहीं ये तो मेरा काम है। ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में जो जुडिशियल सिस्टम है हमारी कंट्री का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उनके पास ये अथॉरिटी रहती है कि वो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सके। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. अब देखो कि कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की। आज हम हमारी कंट्री के जब डेवलपमेंट की बातें करेंगे तो हमें डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, ठीक है ना। अब उन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो इसीलिए कि जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होंगे, कि कहाँ से किसको पैसा मिलेगा, वो सोर्सेज स्पेसिफाइड होते हैं, फिक्स होते हैं, कि इनकम टैक्स से भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, जीएसटी से कौन है, मतलब डिफरेंट जो सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्पेसिफाइड रहेंगे। और ये कहाँ पे मेंशन रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन।
आई बात समझ में? तो ये क्या है, ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते। अब अपन बात करें टाइप्स ऑफ फेडरेशन। फेडरलिज्म तो हमने पढ़ लिया कि फेडरलिज्म क्या है, और अगर अपन बात करें फीचर्स, तो फीचर्स भी हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेडरेशन और काइंड्स ऑफ फेडरेशन। तो दो तरीके की फेडरेशन होती है, एक को कमिंग टुगेदर बोलते हैं, एक को होल्डिंग टुगेदर बोलते हैं, ठीक है ना? कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मतलब आपस में मिलना, साथ आना, वो कमिंग टुगेदर। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, कि जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स, सब जो बड़ी बड़ी स्टेट्स है, इंडिपेंडेंट है, जब साथ में मिलती है और एक और बिगर यूनिट बनाती है, तो इस तरीके की फेडरेशन को हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कब? जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, कि वो अपने आप, ऐसे नहीं कि कोई उनको मार रहा है, पीट रहा है, नहीं, जब अपने आप वो सब साथ में मिलती हैं और एक बड़ी यूनिट बनाती है, तो उसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोला जाता है। फिर अपन बात करें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। होल्डिंग टुगेदर, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, कि एक बहुत बड़ी कंट्री, बहुत बड़ा एरिया, जब पूरे एरिया को प्रॉपरली गवर्न नहीं कर पा रहे, तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि पावर को डिवाइड कर दो। मतलब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हम बोल सकते हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो इस तरीके की फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोला जाता है। आई बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ा अभी? कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो जब एक साथ मिलते हैं, एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, तो वो कमिंग टुगेदर। और जब एक बड़ा एरिया, बड़ा जो, अगर अपन बात करें कि जैसे हमारी कंट्री है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो हमने एक बड़ी यूनिट छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड हुई, तो वो कौन सी फेडरेशन हो गई? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और अगर अपन एग्जाम्पल देखें कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे यूएसए, ठीक है, यूएसए का एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हम देखें इंडिया, बेल्जियम इसका एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर का, ठीक है, बेल्जियम के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो ये हुआ कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब आता है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कि जब हम बोलेंगे कि हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है, मतलब हमारे यहाँ पे पावर जो है वो डिवाइडेड है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट के पास है। तो ये जो डिवीजन है पावर का, ये कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर टू टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी और एक स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी, और जो अपन लोअर लेवल की बात करते हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो पहले नहीं था, वो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म ऐड हुआ, जो कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज का, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे बोला जाता है। अभी आप आगे पढ़ोगे भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब इनको पावर कैसे डिवाइड की गई है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो हमारी कंट्री में ना 3 तरीके की यहाँ पे लिस्ट की बात कर रखी। सबसे पहली यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कि हमारी कंट्री में जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया। और किस अकॉर्डिंग डिवाइड किया है? तो 3 लिस्ट बनाई है। यूनियन लिस्ट कहलाती है, स्टेट लिस्ट कहलाती है, कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है। यूनियन लिस्ट में क्या है? यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो पूरी कंट्री के इंटरेस्ट से बिलोंग करते हैं। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कि वो सारे सब्जेक्ट्स जिसका डिसीजन मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है।
तो इसमें कौन से आएंगे यूनियन लिस्ट में? वो सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि पूरे इंडिया के इंटरेस्ट से रिलेट करते हैं। और गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है? यूनियन लिस्ट है तो यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट है तो कौन सी गवर्नमेंट करेगी बेटा? यूनियन गवर्नमेंट। क्लियर? अब हम बात करें तो स्टेट लिस्ट में, तो स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स या वो सारे डिसीजन जो कि स्टेट लेवल से रिलेट करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही डिसीजन मेकिंग करती है। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पे डिसीजन मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो अपन इस एग्जाम्पल की बात करें कि यूनियन लिस्ट में क्या हो जाएगा, जैसे आपका रेलवेज का डिसीजन कभी आपने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट ले रही है? नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरीके से हम फॉरेन अफेयर्स की बात कर सकते, किस किस की बेटा? फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स जो भी हमारी कंट्री और दूसरी कंट्रीज के बीच में ट्रांजैक्शन होता है या फिर कोई डील्स होती हैं, तो वो सब कौन करता है? वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जैसे अपन डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो वो किसका काम रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम रहता है। तो जो भी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग होती है जिन जिन सब्जेक्ट्स में, वो यूनियन लिस्ट में मेंशन है। और स्टेट लिस्ट जहां पे आपके जो स्टेट से रिलेटेड। अब यहाँ पे जैसे अपन ने फॉरेन अफेयर्स की बात करी, अपन और ले एग्जाम्पल बैंकिंग हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए। स्टेट लिस्ट में आपका क्या आ जाएगा? स्टेट लिस्ट में आपका, जैसे अपन एग्जाम्पल ले यहाँ पे, जैसे स्टेट्स की पॉलिसी होती है, ठीक है, वो किसके पास है? वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और अपन बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है ना। कॉन्करेंट लिस्ट यानी जिसपे दोनों ही अपना अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपके एग्जांपल जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, तो इन सब से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो दोनों में कॉमन रहता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जिसमें वो सारे सब्जेक्ट्स जिसमें बोथ द गवर्नमेंट, जैसे यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है। तो ये हमने बात करी कॉन्करेंट लिस्ट की। अब यहाँ पे एक और रहता है बेटा रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स मतलब देखो कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिस टाइम पे ये सारी चीजों का डिसीजन हुआ था, उस टाइम पे जो जो सब्जेक्ट्स थे वो तो डिवीजन कर दिए, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी कि कौन करेगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ बचे हुए सब्जेक्ट या फिर जो बाद में इंप्लीमेंट हुए या फिर बाद में एग्जिस्टेंस में आए, वो सारे क्या कहलाए? रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में पावर किसके पास रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। जैसे अपन एग्जांपल ले रेजिडुअरी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है? ये पहले थोड़ी इंट्रोड्यूस हुआ था, पहले तो एग्जिस्टेंस में भी नहीं था, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा है। तो इससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में पावर दी जाती है किसको बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर? रेजिडुअरी सब्जेक्ट का। अब यहाँ पे हम जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो दो सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उसमें सब में डिसीजन मेकिंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। अब यहाँ पे जैसे देखो अपन बात करते हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हमने पढ़ा था, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। अब आपके लिए बाय द वे क्वेश्चन आ रहा है कोई सा, जैसे हम तो इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर हमने पढ़ लिया यूएसए हो गया, ठीक है। जब तो बाय द वे आपके क्वेश्चन डिफरेंस का पूछेगा तो आपको 3 पॉइंट तो लिखने होंगे। मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल हो गए, और थर्ड डिफरेंस आप जो यहाँ पे मेंशन भी है कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है ना, मतलब इस तरीके की जो कंट्रीज होती हैं जहां पे पावर होल्डिंग टुगेदर मतलब इस फेडरेशन को फॉलो करती है, जैसे इंडिया, तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है ना, सबको पावर इक्वली डिवाइड नहीं हो। तो जब आप लोगों को डिफरेंस करना है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, तो क्या है बेटा, आपको 3 डिफरेंस तो याद रखने, जिसमें हमने पहले मीनिंग कर लिया, डेफिनेशन कर ली, देन उसके बाद एग्जाम्पल हो गए, और थर्ड पॉइंट होता है एक और डिफरेंस कि पावर इक्वली डिवाइड होती है या नहीं होती।
कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है सबके पास पावर इक्वली डिवाइड होती है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती है सबके पास इक्वली पावर डिवाइड नहीं होती। जैसे अपन एग्जाम्पल ले, अपन बात करें जम्मू कश्मीर का, तो अब तो नहीं है पर पहले आर्टिकल 371 के अंडर में पहले जम्मू कश्मीर, अब हम नहीं लेंगे एग्जाम्पल, अब तो बुक में भी चेंज हो गया है, तो आपके जैसे कंट्रीज के असम हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गए, ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे पावर इनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पावर रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं सबके पास पावर इक्वली डिवाइड नहीं होती है। क्लियर इतना? तो चलो ये हमने पढ़ लिया। अब एक और आपके टॉपिक दे रखा है बुक में जो आपको ध्यान रखना है, यूनियन टेरिटरी का। अब आप यूनियन टेरिटरी के क्या डेफिनेशन लिखोगे और हम बोलें कि आपसे पूछूं मैं कि यूनियन टेरिटरी पे किसका कंट्रोल रहता है? क्या यूनियन टेरिटरी पे कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट होती है क्या? नहीं, यूनियन टेरिटरी में पूरा का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, क्योंकि ये जो यूनियन टेरिटरी वाला एरिया है ना, ये ना तो इतना बड़ा होता है कि इनको स्पेसिफिक स्टेट बना दिया जाए, ना ये इतना छोटा होता है कि किसी और स्टेट के साथ इनको मिला दिया जाए, तो इनको अलग से ही रखा जाता है और इस पे पूरी कंट्रोलिंग रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये क्या हो गए? ये यूनियन टेरिटरी हो गए। क्लियर बेटा? अब हम आगे बढ़े और नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। ऑल स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर। ये हमने पढ़ा कि हमारी जो इंडिया है, हमारी कंट्री, हमारे यहाँ पे जो फेडरलिज्म है, इसमें सभी स्टेट्स को इक्वल पावर डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज पावर शेयरिंग, दीज चेंजेस नीड द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। कि हमारे यहाँ पे जब भी कोई चेंज करना पड़ता है तो दोनों ही हाउसेस की जरूरत होती है। और हाउसेस कौन से? हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हम क्या बोलेंगे? लोकसभा और राज्यसभा। जब भी कोई चेंज लेकर आना होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है, तो दोनों हाउसेस की अप्रूवल के बिना वो चेंज नहीं आ सकते। जुडिशरी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। और जुडिशरी का यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ये काम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को क्या करवाने का? इम्प्लीमेंटेशन करवाने का। और एक और चीज कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करती है? इंटरप्रिटेशन का काम भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही करती है। इंटरप्रिटेशन यानी समझाने का काम। अब नेक्स्ट, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? कि हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में ये जो फेडरलिज्म था, ये फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया गया? मतलब हमारी कंट्री ने भी टेस्ट दिए तभी जाके हम फेडरल कंट्री कहलाए। और वो टेस्ट कौन कौन से थे? तो आपके 3 तरीके के टेस्ट आएंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी के बेस पे और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। तो इन तीनों ही टेस्ट में जब इंडिया सक्सेसफुल रहा और यहाँ पे कोई मतलब जो भी सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट हो गई या फिर कॉमन पीपल हो गए, इन लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब कुछ पीसफुली रहा, तो मतलब हमने इन टेस्ट को क्लियर किया और इंडिया एक फेडरल कंट्री कहलाए। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात करें, इन 1947 बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। कि देखो अपनी कंट्री में जब स्टेट्स बनाने की बात आई, जैसे देखो ये अपना इंडिया का मैप है, इतनी सारी स्टेट्स है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इतनी सारी स्टेट्स आपको दिख रही है। तो ऐसे में ये जो स्टेट्स बनी हैं, इन स्टेट्स का मतलब कैसे हमने डिसाइड किया कि ये पर्टिकुलर एरिया राजस्थान कहलाएगा, ये पर्टिकुलर एरिया गुजरात कहलाएगा? तो हमने इन स्टेट्स को बनाने के लिए बेसिस क्या ली? तो या तो हमने लैंग्वेज ली या फिर हमने कल्चर लिया। तो अब हमारी कंट्री में जैसे जिस टाइम पे स्टेट्स बन रहे थे, इंडिया आजाद हुई, इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, इसके बाद से तो क्या डिसाइड किया गया? कुछ रीजन में तो जो लैंग्वेज, जैसे गुजरात रीजन है, जहां पे गुजराती बोली जाती है, वो गुजरात रीजन होगा।
जहां मराठी बोली जाती है वो महाराष्ट्र होगा। इस तरीके से हमने क्या करा, स्टेट्स बनाई। अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे या उस टाइम पे जो लीडर्स थे उनको भी लग रहा था कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, टेंशन क्रिएट होगी, कहीं लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। पर जब स्टेट्स बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और सभी ने इसको पीसफुली एक्सेप्ट किया और किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ, तो मतलब हमने इन लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाई और इंडिया क्या फेडरल कंट्री कहलाई। यहाँ पे फेडरल का मतलब वही कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, दोनों ही अपने अपने डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो स्टेट्स जैसे गुजरात रीजन बन गया तो यहाँ के लोगों ने पीसफुली एक्सेप्ट किया, यस कि हम लोग गुजराती हैं, मतलब पूरा गुजरात रीजन के हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया गया था, किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुआ। सबने इस चीज को, जितनी भी जो स्टेट्स हैं और जो भी वहां के लीडर्स होंगे या फिर हम बोलेंगे कि वहां के जो गवर्नमेंट बनेगी, तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई, कोई कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुआ। तो हमारी कंट्री में लैंग्वेज के बेसिस में और इसके अलावा ज्योग्राफी के बेसिस पे भी, जैसे उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड किससे अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। पहले ये एक ही पार्ट हुआ करता था पूरा का पूरा, क्या उत्तर प्रदेश होता, लेकिन ज्योग्राफी के बेसिस पे कि उत्तराखंड जाओ तो वहां पे माउंटेनियस रीजन है, तो ज्योग्राफी के बेसिस पे भी स्टेट्स बनाई गई हैं। ऐसे अपन बात करें तेलंगाना की, तो वो आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में वो अलग होके आंध्र प्रदेश अलग और तेलंगाना अलग। तो ये डिफरेंट बेसिस लिए स्टेट्स को बनाने के। फिर नेक्स्ट अपन ले लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में क्या हुआ, तो लैंग्वेज पॉलिसी में थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अराइज हुई थी, लेकिन उन सारी चीजों को बहुत ही पीसफुली सॉल्व किया गया। तो लैंग्वेज, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट मेड एनी लैंग्वेज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कि हमारी कंट्री में ना कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इंडिया की, तो बताओ, हिंदी बोलोगे कि इंग्लिश बोलोगे या फिर दोनों को बोलोगे? तो हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। तो आप देखना कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आपके पेपर में हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, दोनों लैंग्वेजेस में पेपर आएगा। कोई भी लीगल वर्क होता है तो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, क्योंकि ये दोनों ही लैंग्वेज इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब हुआ क्या था बेटा कि स्टार्टिंग में ना हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था और इंग्लिश नहीं थी। अब ऐसे केस में जो रीजन, मतलब जहां पे हिंदी लैंग्वेज सब लोग समझते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे साउथ इंडिया की हम बात करें, वहां पे हिंदी तो समझते ही नहीं है वो लोग, या तो इंग्लिश या उनकी खुद की जो ओन लैंग्वेज है। तो अब उन लोगों ने इस पर क्वेश्चन रेज किया कि अगर सारी चीजें, सारे लीगल वर्क ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रहेगी तो हमें तो कुछ समझ आएगा नहीं, हम कैसे काम करेंगे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब क्या हुआ कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सही टाइम पे चीज को समझ लिया और फिर इसमें कुछ चेंजेस किए गए। और वो चेंजेस क्या थे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। उसके साथ साथ देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड हिंदी। तो हिंदी के साथ साथ बाकी अदर 21 लैंग्वेजेस भी होंगी, जिनको क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो अब ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की वजह से अपन गुजराती की बात करें कि गुजराती शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, तो उस रीजन में एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज आप उस गुजराती लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हो। तो 21 अदर लैंग्वेजेस, हिंदी और हिंदी के साथ 21 अदर लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाया गया। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश अलोन विद हिंदी यूज्ड फॉर ऑफिशियल along with हिंदी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाने लगा। और जहां पे भी स्टेट्स की जो लैंग्वेज थी शेड्यूल लैंग्वेज, वो उस पर्टिकुलर स्टेट में भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज की जा रही थी। क्लियर? तो लैंग्वेज पॉलिसी के बेस पे भी देखा गया कि जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, एक तो होता है
कि श्रीलंका वाला केस, कि मान लो अगर हिंदी जब ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, साउथ इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम थी पर उनके बारे में ध्यान ही नहीं दिया गया, उनको कंसिडर ही नहीं किया गया, परेशान हो रहे हैं तो होने दो। ऐसे केस में क्या हुआ, सिविल वॉर की सिचुएशन आ जाती है। जैसे श्रीलंका में तमिल्स पर ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने, परेशान हो रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा गवर्नमेंट, तो वहां पे सिविल वॉर हुई। लेकिन यहाँ पे जब साउथ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी लैंग्वेज के बेसिस पे, तो गवर्नमेंट ने कंसिडर किया कि हम सब इंडियंस हैं और इंडिया में किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़े दंगे नहीं चाहिए, सब कुछ पीसफुली सोल्यूशन होना चाहिए। इसलिए फिर इस पॉलिसी को, यानी जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस को भी क्या किया गया, चेंज किया गया। तो यहाँ पर भी हम प्रूफ हुए कि इंडिया फेडरल कंट्री है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और किसी में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ठीक है ना। फिर थर्ड आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में बात की जाए तो यहाँ पे क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, उसके बाद जब गवर्नमेंट्स बन रही थी तो बहुत लंबे टाइम पीरियड तक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट बनती थी, पावरफुल गवर्नमेंट, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा पावर में थी। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो स्ट्रेंथन्ड फेडरलिज्म इन इंडिया आफ्टर 1990। अब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की पावर ज्यादा है, क्योंकि इतने लंबे टाइम पीरियड से वही गवर्नमेंट बनी जा रही है, और बाकी अदर कोई और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो उस लेवल के, उतने बड़े लेवल पे, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती। तो वो जो सेंट्रल लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या कर रही थी, वो सबऑर्डिनेट की तरह काम ले रही थी, किनसे, अदर स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब कि इंटरफियर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के कामों में, या फिर कोई जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज है कि भाई डोमिनेट कर रही है, हम क्लियर वर्ड बोलेंगे कि डोमिनेशन चल रहा है। फिर क्या होता है कि 1990 में हमारी कंट्री, मतलब आफ्टर 1990 इस टाइम के बाद हमारी कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, और जो नई गवर्नमेंट बनती है ना, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के क्लियर मेजोरिटी पे नहीं बनती। अब गवर्नमेंट बनेगी मिक्स्ड, जो हम बोलते हैं, या फिर कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, मिली जुली सरकार। अब मिली जुली सरकार जब बनी 1990 के बाद, तो ऐसे केस में कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर मेजोरिटी प्रूफ करती है। तो जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी मिलकर काम करेगी तो सबकी बात सुनी जाएगी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की बात सुनी जाएगी। तो अब यहाँ पे ऐसे केस में कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता था, सबके अकॉर्डिंग काम होगा, सबकी मतलब सब बैठ के डिस्कशन करेंगे, जो भी एक क्लियर बात होगी उसी पर डिसीजन मेकिंग होगी। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट जब बनी उसके बाद डोमिनेशन नहीं था, कोई किसी भी पर्सन को अपना सबऑर्डिनेट नहीं मान पा रहा था और ना ही कोई किसी को डोमिनेट कर पा रहा था, क्योंकि किसी के पास भी क्लियर मेजोरिटी थी ही नहीं। तो ऐसे केस में 1990s के बाद इंडिया एक प्योर फेडरल कंट्री कहलाया था, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में जो पहले थोड़ा बहुत डोमिनेशन भी चलता था, वो सारा डोमिनेशन भी खत्म हो गया और इंडिपेंडेंटली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करने लगे। स्टेट गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट है, उस पर वो अपने हिसाब से काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो ये 3 टेस्ट पास करने के बाद इंडिया क्या कहलाया, इंडिया एक फेडरल कंट्री कहलाया। आई बात समझ में। तो ये तो रहा हमारा फेडरलिज्म। अब अपन ने बात कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, बात कर ली स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ली, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या, वो तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आएगी डिसेंट्रलाइजेशन के पार्ट में। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पहले अपन ये वर्ड समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मीनिंग होता है कि जब पावर को बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो अपन बात करते हैं कि एक पूरी क्लास है, किसी एक पर्सन से नहीं संभल रही, जैसे एक टीचर मॉनिटर बनाता है ना, एक मॉनिटर से 50 स्टूडेंट्स की क्लास नहीं संभल रही, तो टीचर ने क्या करा, 10 स्टूडेंट पर एक मॉनिटर रख दिया, 10 स्टूडेंट्स पर एक, 10 स्टूडेंट्स पर एक, 10 स्टूडेंट, यानी पावर जो पहले पूरी की पूरी पावर एक मॉनिटर के पास थी पूरे 50 स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने की, अब उस पावर को डिवाइड कर दिया फर्दर और भी स्टूडेंट्स में और भी मॉनिटर।
तो इस चीज को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कि पावर अब किसी के पास सेंट्रलाइज नहीं है, किसी एक पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, अब वो अलग अलग लोगों के कंट्रोल में है। तो यही डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कि क्या हो रहा था हमारी कंट्री में, जो लोकल लेवल यानी जो विलेज वाला एरिया होता था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम देख रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम देख रही है, एक एक स्टेट में बहुत दूरी तक भी विलेज एरियाज रहते, तो स्टेट गवर्नमेंट उतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही। जो विलेजेस हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां की प्रॉब्लम्स सॉल्व ही नहीं हो रही, वो परेशान हो रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। तो ऐसे केस में फिर डिसाइड किया गया कि हमको पावर डिसेंट्रलाइज करनी चाहिए और एक और लेवल बनाना चाहिए जिसे बोलेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अपनी पावर शेयर करी लोकल गवर्नमेंट को, और इसी को ही क्या बोला गया, डिसेंट्रलाइजेशन बोला गया। बिफोर 1992 लोकल बॉडीज वर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, कि 1992 से पहले पूरा जो लोकल गवर्नमेंट हुआ करता था या लोकल बॉडीज होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही रहती थी। लेकिन फिर क्या था, रेगुलर इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड, इस वजह से रेगुलर मतलब इतना सारा काम हो गया, इतना एरिया बढ़ गया है, प्रॉपरली वर्क ही नहीं हो पा रहे, इलेक्शंस रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव एनी रिसोर्स और पावर ऑफ देयर ओन, उनके पास खुद की कोई पावर ही नहीं है। एक गांव है, गांव में चाहे कि उस गांव का कोई सुधार हो, इंप्रूवमेंट हो, लेकिन उनके पास ना पावर है ना रिसोर्स है, कैसे करे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे पीछे भागते रहो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पीछे, और स्टेट गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है, क्या करे क्या क्या मतलब कितना सारा काम करे। तो ऐसे केस में फिर ना 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया, चेंज लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक और लेवल बनाया गया, थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड लेवल बनाया गया गवर्नमेंट का, और उसको बोला गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और कुछ चीजें उसमें रूल्स डिसाइड किए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्या था, मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट, कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, ये कंपल्सरी है। अगर वो रेगुलर इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाते हैं तो फिर जो इलेक्शन कमीशन होगा वो उस पर क्वेश्चन रेज कर सकता है। तो रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट करवाना जरूरी होगा। नेक्स्ट, सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, और जो सीट्स रहेंगी वो सीट्स भी रिजर्व रहेंगी, सबको आगे आने का मौका दिया जाएगा, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब हो या ओबीसी, सबको सीट्स रिजर्व की जाएगी। और इसके अलावा विमेन को भी रिजर्वेशन मिला, और कितना, 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर विमेन, जितनी भी सीट्स होंगी उसमें से 1/3 विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी, विमेन के अलावा 1/3 सीट पे कोई और नहीं आए। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पूरे इंडिया के इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, चाहे वो पूरा इंडिया का सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल। अब लोकल लेवल के लिए एक और इलेक्शन कमीशन बनाया गया जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन, और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की। इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारा स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, और स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी अपनी पावर, थोड़ा अपना पैसा लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा, ताकि लोकल गवर्नमेंट भी अपने अपने लेवल पे काम कर सके और इनकी प्रॉब्लम्स भी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो यही अपन रूरल लोकल गवर्नमेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो रूरल और एक अर्बन। तो हम इसके बारे में समझेंगे ये क्या है, क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राजस्थान, ठीक है। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट बेटा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या होता है, सबसे पहले आएगी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। एक एक गांव में जो होगी उसे ग्राम पंचायत बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा, ग्राम पंचायत में जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो 100 पीपल की एक विलेज है, ठीक है, 100 पीपल की एक विलेज है, तो उसमें जितने भी 18 साल या 18 साल से बड़े लोग होंगे वो सब वोट देंगे,
और डायरेक्ट वोटिंग होती है ग्राम पंचायत में। ठीक है, तो जितने भी वोटर्स होंगे, एलिजिबल वोटर्स होंगे, वो क्या कहलाएगी, ग्राम सभा। एलिजिबल वोटर्स जो होंगे ना, एलिजिबल वोटर्स, वो सब क्या कहलाएंगे, ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा के जो भी मेंबर्स हैं, इनकी साल में मीटिंग्स होती होंगी, 2 मीटिंग 3 मीटिंग, जो भी डिसाइड होगा वो मीटिंग्स होंगी। और यही लोग, ग्राम सभा के मेंबर ही अपने सरपंच को चूज करेंगे। एक तो सरपंच होगा और बाकी पंच होंगे। जैसे पंचायत बोला है ना, तो 5 जनों का, तो एक सरपंच होगा, बाकी पंच होंगे। इन लोगों को चूज कौन करेगा, ग्राम सभा। और पंच पर, जो पंच होते हैं, उस पंच पे हेड कौन रहेगा, सरपंच। इनको चूज करेंगे ग्राम सभा के मेंबर। और ग्राम सभा के मेंबर यहाँ पे जो, वैसे तो अपनी कंट्री में क्या है, जो मतलब इलेक्टेड पर्सन होते हैं वो सब रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस रहेंगे, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। और ग्राम सभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो चेक भी करेंगे कि ये लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये पंचायत हर एक गांव में रहेगी। अब उसके बाद जैसे अपन यहाँ पे देखें कि ये एक एक गांव है, ये एक एक गांव है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, पंचायत बन रही है, ग्राम पंचायत। अब क्या हुआ, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो और इसको भी मिला दो, तो अब क्या बन जाएगा, पूरा पंचायत समिति। पंचायत समिति, तो पंचायत समिति ऑफ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। पंचायत समिति भी बोलेंगे, ब्लॉक भी बोलेंगे, मंडल भी बोलेंगे। एक एक गांव में पंचायत होगी, ग्राम पंचायत। और जब कुछ ग्राम पंचायत 5 या 10, इन सबको मिला के पूरा एक ग्रुप बना दिया गया है, तो वो कहलाएगी पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत। इसी तरीके से जिला परिषद, जिला परिषद में जितनी भी पंचायत समितिज हैं या जितने भी मंडल हैं, उन सबको मिला के बनेगा जिला परिषद। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समिति होंगी, सबको मिला के बनेगा जिला परिषद। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म द जिला परिषद। ठीक है, तो जितनी भी पंचायत समिति होगी एक डिस्ट्रिक्ट में, उन सबको मिला के बनेगा जिला परिषद। और जिला परिषद का जो हेड होते हैं वो चेयरपर्सन, चेयरपर्सन। और यही पॉलिटिकल हेड होते हैं जिला परिषद के। जिला परिषद के मेंबर्स, एमपीज भी इसके मेंबर होते हैं, एमएलएस भी होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ के मेंबर बनते हैं। क्लियर, जैसे जिला परिषद, ग्राम पंचायत तो बिल्कुल लोअर लेवल पे रहता है, फिर पंचायत समिति एंड देन जिला परिषद। इसी तरीके से ये रूरल था। अब अर्बन एरिया में हम देखें तो अर्बन एरियाज में भी क्या होता है, एक तो म्युनिसिपैलिटीज होती है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। म्युनिसिपैलिटीज होता है बेटा टाउन्स में, म्युनिसिपैलिटीज ये कहां पे रहेंगे, टाउन्स। ठीक है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये बिग सिटीज हो गया। ठीक है, जो मतलब टाउन से जो बड़ा रीजन, बिग सिटीज हो गया, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये एरिया के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। छोटी जगह तो म्युनिसिपैलिटीज और जो बड़ी जगह वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपैलिटीज में जो हेड रहते वो कौन, चेयरपर्सन होते हैं। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो हेड रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मेयर बोला जाता है। ठीक है, और ये सब भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वोटिंग के थ्रू इन लोगों को चूज किया जाता है। यहाँ पे जो हेड है, चेयरपर्सन है। तो इसी तरीके से हमारा पूरा ये जो चैप्टर है वो चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब इसमें ये है कि जब से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी ना, तो इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को और इम्प्रूव कर दिया। क्योंकि पहले जहां तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पहुंच ही नहीं पा रही थी, जो विलेज लेवल होता है, रिमोट एरिया होता है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। अब सब जगह पे पहुंच रही है, सबके वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, सबके बेटरमेंट के लिए काम हो रहा है। यहाँ पे
जैसे विमेन जो है, छोटे छोटे गांव के जो विमेन है वो भी एम्पावर हो रही हैं, क्योंकि उन सबको ये मौका मिल रहा है कि वो भी क्या बन सकती हैं, पंचायत का पार्ट बन सकती। लेकिन ना फिर भी एक प्रॉब्लम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, कि अभी भी देखा जाए तो वो उतना अच्छा जो रेगुलर इलेक्शंस है वो नहीं हो पाते हैं, स्टेट इतना हेल्प नहीं करती, रेवेन्यू नहीं ट्रांसफर कर रही, या फिर हम बोलेंगे डिसीजन मेकिंग की वो कमी है। तो जितना होना चाहिए, वैसे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी, बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आए इस डेमोक्रेसी को, मतलब और ज्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सक्सेसफुल बनाया, लेकिन फिर भी अभी भी उसमें थोड़ी बहुत थोड़े बहुत कमियां हम बोल सकते हैं। अगर हम इन कमियों को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर लें तो हमारा ये जो पूरा सिस्टम है ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। क्लियर? तो यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई। अब हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा, ये सब PYQs हैं आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन लिए हैं इस टाइम पीरियड में। इस ईयर इस बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन बने थे फेडरलिज्म से वो बने थे केस स्टडी, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, केस स्टडी रहती है आपकी 4 मार्क की, वो वाले क्वेश्चंस बने थे। तो हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए। तो सबसे पहले चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन, कॉन्करेंट लिस्ट, डिफेंस, पुलिस, ट्रेड, तो आप किस में यहाँ पे इंक्लूड करोगे? तो हम करेंगे एजुकेशन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैरिज, करेंसी, कॉमर्स, डिफेंस, बैंकिंग, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इरिगेशन, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, ये हमने पढ़ा है अभी। फिर उसके बाद यूनियन लिस्ट में हम क्या इंक्लूड करेंगे? पुलिस, फॉरेन अफेयर्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इरिगेशन, मैरिज, एजुकेशन, कॉमर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। करेंसी कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करेंसी इशू करवाती है क्या? नहीं। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। डिफेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट। कम्युनिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउ डज द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर प्रमोट बैलेंस्ड गवर्नेंस अक्रॉस द नेशन? बाय अलाउइंग स्टेट्स टू एक्सरसाइज कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑन ऑल इशूज, बाय इंश्योरिंग डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये तो हमें रीड करते ही समझ आ गया कि बाय एंश्योरिंग डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मेड ऑन द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्गर। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मेड एडमिनिस्ट्रेशन easier. Formation of states on the basis of language has weakened the federal structure, और formation of states on the basis of language led to development of Indian languages. तो आपको आंसर चेक करना है, एनालाइज करना है, जो हमने पढ़ा उसमें से क्या आपका परफेक्टली मैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 and 4 आर करेक्ट। इसी तरीके से कंसिडर द फॉलोइंग केस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो MCQ में भी आपके मतलब सिचुएशन दे देते हैं। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू इशू न्यू करेंसी नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, कि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, डिफरेंट डिनोमिनेशन में नोट्स इशू करवा रही है इन ऑर्डर टू कर्ब द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मनी। द गवर्नमेंट ऑफ वन स्टेट इज अपोज टू दिस पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। Can the state government stop the union government from implementing this policy? क्या स्टेट गवर्नमेंट रोक सकती है यूनियन गवर्नमेंट को? आप बताओ, हाँ या नहीं? रोक सकती है क्या? आपको लगता है? क्योंकि करेंसी इशू करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट उस पावर में इंटरफियर कर ही नहीं सकती, तो वो रोक पाएगी क्या? नो, वो नहीं रोक सकती। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन। अब बेटा ये आपको रीड करना है, यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आपको केस स्टडी रीड करनी है और उसके बाद आंसर देना। सबसे पहले तो क्वेश्चन, जैसे आप क्या करोगे कि आपके क्वेश्चन आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है और 3 क्वेश्चन आपके केस बेस्ड आने वाले। ठीक है, तो मतलब 12 मार्क्स सीधे सीधे, और बहुत सिंपल है। आप उसमें जरूर 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स ही लेकर आओगे, इतने सिंपल है ये वाला पार्ट।
लेकिन आपको करना क्या है, जब आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम पे आप ना सबसे पहले पूरा पैराग्राफ रीड मत करना, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप डायरेक्ट किस पे आना, क्वेश्चन पे आना। जैसे क्वेश्चन, एट हाउ मेनी लेवल्स हैज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बीन डन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने क्वेश्चन रीड करा, क्वेश्चन रीड करके फिर आप इस पैराग्राफ को रीड करो, तो आप उसका आंसर ढूंढते हुए रीड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आप पहले क्वेश्चन रीड करोगे, पहले पूरा पैराग्राफ रीड करोगे, फिर क्वेश्चन रीड करोगे आंसर देने के लिए, फिर एक और बार पैराग्राफ रीड करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो आपको वो नहीं करना, ये आपको रीड करना और इसके आंसर भी आपको यहाँ पे ढूंढने। वैसे तो गिवन है पर आपको आंसर उसके ढूंढने। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन, लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो सभी के आंसर आप लोगों को गिवन है, तो आपको खुद ढूंढने हैं पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। फीचर्स हमने पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर्स वाला क्वेश्चन, ये आपको प्रिपेयर करना है। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में 3 टियर ऑफ सिस्टम है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। क्लियर, डिवीजन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिवाइड्स पावर, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली पावर डिवीजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट वाले दोनों मिलके। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल, existence and authority of each level of government are constitutionally guaranteed and one level cannot change the power of other unilaterally, कि कभी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में कुछ चेंज करना है तो सिंगल लेवल कभी चेंज नहीं कर सकती, दोनों ही लेवल का मिलना जरूरी होगा। दोनों हाउसेज में जब अग्री होगा तभी कुछ चेंजेस होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो इंडिया का कोर्ट सिस्टम है, जो इंडिया की जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, इन पर किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर रहती है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की, ठीक है। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो जैसे क्रिकेट मैच में आप देखते हो ना कि अंपायर रहता है, अंपायर ने जो बोल दिया वो मानना पड़ेगा दोनों टीम्स को। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो अंपायर का रोल प्ले करती है, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया तो जो सुप्रीम कोर्ट बोल देगी वही होगा। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि कहां से किसको कितना पैसा मिलना है ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। सोर्सेज क्या होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही डिसाइड किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपके पैराग्राफ क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको रीड करना है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है वो आपको आंसर देने हैं, ढूंढने हैं। तो ये आपको होमवर्क है, ये आप लोगों को खुद करना है ये काम। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये सब अवेलेबल कहाँ से होगा बेटा, तो आप लोग ई सरल का ऐप डाउनलोड करना, उस ऐप पे आपको ये पूरी पीडीएफ अवेलेबल होगी, ठीक है। पूरी पीडीएफ अवेलेबल होगी जिसमें आपको समरी भी मिल जाएगी चैप्टर्स की, और जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ई सरल का ऐप डाउनलोड करना है और इस तरीके से आपको पूरे आंसर्स देने हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा भी था कि यूनिटरी, जैसे मैंने आपसे पूछा था, तो फेडरल और यूनिटरी में डिफरेंस क्या रहता है। फेडरल गवर्नमेंट में पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, और ये डिवीजन किसने किया, कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिटरी में पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू इट, कि जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, और जो भी सब यूनिट है जैसे स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट होगी। इसकी क्या होगी बेटा, सबऑर्डिनेट होगी। इंडिपेंडेंस ऑफ लेवल, फेडरल गवर्नमेंट में सारे ही लेवल इंडिपेंडेंट है, उनको सबको अपने अपने काम करने, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन यूनिटरी में इंटरफेरेंस रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सबसे ज्यादा पावर रहती है। एग्जाम्पल, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, यूनिटरी गवर्नमेंट। तो ये एग्जाम्पल्स हैं।
रीड द गिवन सोर्स, फिर वही आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को ही करने हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसका कि मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। बेटा ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए सैंपल पेपर में भी पूछा गया है इस बार, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ था। तो की फीचर्स हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है इस बार के एग्जाम के लिए। अगर हम इस चैप्टर से देखें तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। क्लियर? तो यहीं पे हमारा ये जो पूरा चैप्टर है फेडरलिज्म, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को और भी कोई डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको और क्या पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है ये भी आप बता सकते हो। उसी अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।